नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 4 है। ट्रिकी चैप्टर्स हैं। इससे पहले मैंने इस्लामिक हिस्ट्री की शुरुआत के बारे में आपको बता दिया था। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, शुरुआत किससे करेंगे, तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस्लामिक कैलेंडर से। ओके, हिजरी एरा जो था ये उमर कैलीफेट के दौरान शुरू हुआ था। खलीफा आप समझते हैं ना, इस्लाम में खलीफास आए हैं, स्पिरिचुअल गुरुज आए हैं। ओके, ये खलीफा की प्रथा ही टर्की में मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क ने ख़त्म करके टर्की को आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी की तरफ अग्रसर किया था। तो बेसिकली शुरुआत में इस्लाम धर्म की शुरू में ही कैलिफेट्स यहाँ पे आ गए थे। कैसे आए तो उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब आप देखो कि ये जो हिजरी एरा था, ओके, इसको इस्टेब्लिश किया गया उमर कैलिफेट के समय पे। इसका पहला ईयर था 622 सीई। सीई को आप एडी भी बोलते हो, कॉमन एरा, या फिर एडी बोलते हो, एन्नो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो भाई हिजरी कैलेंडर में जो डेट्स थी उनको एएच लेटर से लिखा जाता था। जो हिजरी ईयर था ये 354 डेज का था, 12 मंथ्स थे इसमें, जो मुहर्रम टू धुल हिजा तक चलते थे। एक मंथ 29 से 30 दिन का था। जो एक दिन था वो सनसेट से शुरू होता था, और जो हर मंथ था वो साइटिंग ऑफ द क्रेसेंट मून से शुरू होता था। क्रेसेंट का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार का मून, ये जो शेप होता है ना मून का, ये इसको बुलाता है क्रेसेंट मून। ठीक है, अब अगर आप बात करो तो ये हिजरी ईयर है, ये नॉर्मल सोलर ईयर जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला ईयर है उससे 11 दिन छोटा है। आपको पता होता है कि नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है और ये हिजरी ईयर 354 डेज का, तो 11 दिन छोटा है आपका हिजरी कैलेंडर। ओके, फिर आप देखोगे कि जो इस्लामिक रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं ये किसी भी प्रकार से सीजन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। रमज़ान का फास्ट कब शुरू करना है, ईद कब आएगी, हज कब करना है, ये कहीं ना कहीं ये इस्लामिक कैलेंडर के थ्रू ही डिसाइड होता है, और उसके हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट्स दे दी जाती हैं। ये जो डेट होती हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की, ये किसने स्टैब्लिश किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर? पोप ग्रेगरी 13 ने किया था 1582 सी। आज की डेट में पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल होता है। कुछ लोग अपना खुद का कैलेंडर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में लोग इस्लामिक कैलेंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। चूँकि अब देखिए पूरी दुनिया में एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। एक बार जो सेट स्टैंडर्ड चल गया है उसको बदल पाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे यहाँ भी तो विक्रम एरा है, शक एरा है, हम उसको अपने कैलेंडर पे लिखते ज़रूर हैं, बट डेट्स तो हम ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से ही देखते हैं। समझ गए? तो अगर आपको इस्लामिक कैलेंडर एच, इस्लामिक ईयर एच और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन के साथ को रिलीजन करना है, तो भाई ग्रेगोरियन क्रिश्चियन ईयर पे पहुंचना है तो h इंटू 32 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 62 करना पड़ेगा। ओके, या फिर इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ तो c माइनस 62 सी माइनस 622 इंटू 30/32, बस कुछ नहीं है, LHS RHS को यहाँ पे बदल दिया है। ओके, तो ये था इस्लामिक कैलेंडर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं वापस इस्लाम धर्म के ऊपर। देखिए किसी भी धर्म का जो सर्वाइवल होता है ना, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जो उस धर्म को मानते हैं क्या वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म को मानने वाले लोग ना रहें तो धर्म भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कम्युनिटी को कंसोलिडेट करना ज़रूरी है और एक्सटर्नल डेंजर से बचाना ज़रूरी है, और शुरुआती एरा में इस्लाम में ये करना ज़रूरी था। Consolidation and protection require political institutions such as states and governments, which are either inherited from the past, borrowed from inside, from outside, or created from scratch। मतलब कि जब मक्का मदीना में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई उसके बाद आप देखोगे कि जो आसपास जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं धर्म पसंद नहीं आया था। आपको पता ही कि मक्का छोड़ के प्रॉफिट साहब को मदीना जाना पड़ गया अपने फॉलोवर्स के साथ। तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट साहब को और उनके फॉलोवर्स दोनों को खतरा था, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो अगर इस्लाम धर्म को बचाना है तो उसके फॉलोवर्स को बचाना है, और अगर उसके फॉलोवर्स को बचाना है तो उसके फॉलोवर्स को अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि मदीना में मोहम्मद साहब ने एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया जहाँ पे उनके फॉलोअर्स को प्रोटेक्शन मिल सके आगे आने वाले समय में। ठीक है ना, उस रिस्पेक्ट में उनको कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी को, अपने फॉलोअरशिप को स्ट्रांग करना है। और इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर मिलिट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्लाम धर्म में उठेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से खतरों से घिरे हुए थे तो उनको अपने आप को बचाना था। अभी इस सोच को आज की डेट में देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से हमारे नेता हैं जो कम्युनलिज्म फैलाते हैं, तो वो
मुस्लिम मासेस को एड्रेस करके क्या बोलते हैं कि धर्म खतरे में है, बाकी धर्म तुम्हारे धर्म को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार के भाषण देके लोगों को उकसाया जाता है। आज की डेट में इंडिया में ये बहुत होता है। बट अब आप सोचो दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म जिसके इतने 100 करोड़ फॉलोअर्स हैं, इतनी कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। हिंदू एक ऐसा धर्म कि बहुत सी कंट्रीज़ में इसके फॉलोअर्स, इतने करोड़ इसके लोग फॉलो करते हैं इतनी कंट्रीज़ में। क्या ये धर्म किसी की भी थ्रू खतरे में आ सकते हैं? क्या कोई अगर ऐसा लीडर आपसे बोल रहा है कि भाई इस्लाम धर्म के लिए अपनी जान दो, ठीक है ना, धर्म खतरे में है, कौम खतरे में है, तो क्या ये बातें सही हो सकती हैं? ऑब्वियसली बातें सही नहीं हो सकती। जो भी लीडर्स इस बातों को बोलते हैं वो सिचुएशन को कम्युनलाइज करके अपने वोट खींचने की कोशिश करते हैं या पॉलिटिकली कम्युनल दंगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, और आवाम इतनी बेवकूफ़ होती है कि वो भड़क के दंगे करने भी लगती है। जिस समय पे मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी उस समय पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स उस टाइम पे कम थे और चारों तरफ दुश्मन से घिरे हुए थे जो सच में उस समय पे इस्लाम धर्म को ख़त्म करना चाहते थे। आज की डेट में जो लोग ये बोलते हैं कि भाई धर्म खत्म हो जाएगा, इसको बचा लो, तो जो धर्म इतने सालों से ख़त्म नहीं हुआ, इतने सालों से फल फूल रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लड़ाई की बेसिस पे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के कुछ लोगों को मार देंगे, दूसरे वाले जिनके धर्म के लोग मरेंगे वो पलट के मारेंगे, और ये एक्सपोनेंशियल साइकिल चलती रहेगी। एंड में रिजल्ट क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख लोग मरेंगे, धर्म हमेशा ही चलता रहेगा। जो लोग मर गए उनकी फैमिली वाले सफ़र करेंगे, फ़ायदा कौन उठाएंगे? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कम्युनलाइजेशन फैलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस रिस्पेक्ट के साथ मैंने इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश की। कुरान में कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई है कि शुरुआत में मोहम्मद साहब के सामने ये चैलेंज आया था कि कैसे धर्म को बचाया जाए। उस चीज़ को गलत प्रकार से इस्तेमाल करके आज बहुत से कम्युनल लीडर्स अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काते हैं। फिर आगे बात करते हैं। ये जो उमा था, उमा क्या था? कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। इस उमा को एक वाइडर कम्युनिटी में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, और इस वाइडर कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, पॉलीथिस्ट भी थे। पॉलीथिस्ट मैंने आपको बताया कौन है, जो अलग अलग प्रकार के व्यू पॉइंट्स को मानते हैं। रिलीजन के फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ना मान के बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को आप पॉलीथिस्ट कह सकते हो। फिर ज्यूज ऑफ मदीना भी आप उमा के अंदर आते थे, और इन सबके पॉलिटिकल लीडर कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब ने फेथ को कंसोलिडेट किया, जो रिचुअल्स थे जो कि इस्लाम धर्म में फॉलो करने थे उनको कहीं ना कहीं रिफाइन किया, बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को यहाँ पे जोड़ा। ये जो इस्लाम कम्युनिटी बनी नई नई, ये एग्रीकल्चर पे सर्वाइव कर रही थी, आर्म्स टैक्स भरते थे, ज़कात। आर्म्स टैक्स मतलब कि गरीबों और बेसहारा लोगों को सहारा देना। तो अगर कोई एक ऐसी कम्युनिटी बनी है जो गरीब बेसहारा लोगों को सहारा दे रही है, तो वो ऑब्वियस ही बात है जो गरीब बेसहारा लोग हैं वो उस कम्युनिटी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे फिर ये जो मुस्लिम ट्राइबल्स थे, इन्होंने बहुत सारी एक्सपीडिशनरी रेड्स भी की मैक्कन कैरावंस पे, नियर बाई ओरेसिस पे, चूँकि भाई कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है तो रिसोर्सेज तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अब जब ये रेड्स होने लगी तो आसपास के जो मैक्कन्स रहते थे कहीं ना कहीं उनको गुस्सा हो गया, तो यहाँ पे अब लड़ाई सी शुरू होनी नज़र आ रही थी। मक्का में जो लोग रहते थे वो प्रॉफिट मोहम्मद उनके फॉलोअर्स से खुश नहीं थे कि इन्होंने नया धर्म बना दिया है, तो प्रॉफिट मोहम्मद उनके फॉलोअर्स मदीना आ गए। उसके बाद जैसे जैसे इस्लाम धर्म एक्सपेंड होना शुरू होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो रेड्स होंगे वो मैकेंस के इलाके पे भी होंगी, तो एक लड़ाई यहाँ पे ट्रिगर होती नजर आएगी। बहुत सारे बैटल्स होंगे और इन बैटल्स में मक्का को कॉन्कर कर लेंगे मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर्स। और इसके बाद मोहम्मद साहब की जो रेपुटेशन थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मोहम्मद साहब को सिर्फ एक रिलीजियस प्रीचर की तरह नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर की तरह भी देखा गया, और कहीं ना कहीं जो उनका फेम था वो दूर दूर तक गया, बहुत सारे लोग इनको मांगने लगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा मेंबर ऑनली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, पहले मैंने बना रखी हैं 17, 18, 20 के लगभग, तो आप वो देख सकते हो। अभी इस समय पे मुझे अर्जेंट बेसिस पे सारी एनसीईआरटीज़ खत्म करनी, बट फिर भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है चैनल से, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे जब पॉलिटिकल पावर यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगी तो यहाँ पे मोहम्मद साहब ने एक नारा दिया। मोहम्मद साहब ने ये बोला कि देखिए अब कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी ये है
कि अगर आपको कम्युनिटी की मेंबरशिप चाहिए तो आपको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि मोहम्मद साहब से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अरबिक जो ट्राइब्स थी ना, वो स्ट्रेंथ और सॉलिडेरिटी को कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। और ये जो इस्लाम धर्म बना था, ये बहुत एथिकल प्रिंसिपल्स पे बना था। और उसके बाद मोहम्मद साहब के जो अचीवमेंट्स थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, कहीं ना कहीं एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते थे, और कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स को उन्होंने बचाया, प्रोटेक्ट किया। तो इस रिस्पेक्ट में डेजर्ट की हार्श कंडीशंस में बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ मोहम्मद साहब के साथ जुड़ने लगी और उन्होंने इस्लाम को अपनाया, जिसमें एक ट्राइब थी बेदुइन्स। बेदुइन्स बहुत ह्यूज नंबर्स में इस्लाम में कन्वर्ट हुए, और धीरे धीरे आप देखोगे कि मोहम्मद साहब अलाइंसेस बनाते जाएंगे और ओवरऑल इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों का जो नंबर है इस पूरे अरेबिया पेनिनसुला में, वो बढ़ता चला जाएगा। और शुरुआत में मदीना बना इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और मक्का बना उसका रिलीजियस सेंटर। चूंकि मक्का में काबा था, वो पहले भी रिलीजियस सेंटर था और अब वो इस्लामिक रिलीजियस सेंटर भी बन गया। अब पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, काबा में बहुत सारी मूर्तियां थी, क्योंकि पहले जो ट्राइबल्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेस थे और वो मूर्ति पूजा में भरोसा रखते थे। बाद में क्या हुआ कि भाई इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता, ये आप सबको पता होगा। तो इस रिस्पेक्ट में काबा से जो मूर्तियां थी वो हटा दी गई और प्रेयर ऑफर करने का तरीका यहाँ पे मोहम्मद साहब ने बताया। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि अरेबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोहम्मद साहब के कंट्रोल के अंदर आ गया, और इस बड़े हिस्से में जो मेन और डोमिनेंट फेथ था वो इस्लामी था। इस्लामिक कम्युनिटी यहाँ पे डोमिनेंट थी। बट मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था कि केवल यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी रहती थी, बाकी धर्म के लोग भी रहते थे और बड़े आराम से रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनका परसिक्यूशन होता था। शुरुआत में जो लोग भी इस्लाम धर्म को चैलेंज नहीं करते थे, उसके खिलाफ क्लेंजिंग नहीं करते थे, पीछे नहीं पड़ते थे, वो बड़े आराम से इस कल्चर में सर्वाइव कर रहे थे, थ्राइव कर रहे थे। ठीक है। तो शुरुआत में जो इस्लामिक पॉलिटी उभर के सामने आई, इट वॉज वॉट, इट वॉज अ फेडरेशन ऑफ अरब ट्राइब्स। बहुत सारी ट्राइब्स ने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को अपनाया और एक कंबाइंड तरीके से वो यहाँ पे रूल करने लगे। अब बात करेंगे द कैलिफेट, एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन की। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 632 AD में। अब उनके जितना आप कह सकते हो कोई पावरफुल, या फिर कह लीजिए जिनको लोग माने, सक्सेसर नहीं था। तो इस रिस्पेक्ट में इस्लाम के अगले प्रॉफिट कौन बनेंगे, इसको लेके काफ़ी यहाँ पे एक डिस्प्यूट सा खड़ा हो गया। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो उमा के पास चली गई। उमा मतलब कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। लेकिन इस उमा के अंदर प्रॉफिट साहब की मदद करने वाले, प्रॉफिट साहब के जो ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे वो बहुत सारे थे, लेकिन कोई प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन नहीं था कि अगर प्रॉफिट साहब अब नहीं है तो उनकी जगह पे कौन इंपॉर्टेंस लेगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा। इस रिस्पेक्ट में कोई, आप कह सकते हो, प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन नहीं था। इसके चलते बहुत सारे उनके फॉलोअर्स को अपॉर्चुनिटीज दिखी, और इस रिस्पेक्ट में बहुत सारे डिविजन्स भी आने लगे मुस्लिम्स के बीच में। ओके। और यहाँ पे एक इनोवेशन हुआ, और वो था इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट। ठीक है ना। कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन क्या बोलता है कि एक लीडर चुना जाएगा जो कि कम्युनिटी का लीडर होगा, उसको अमीर अल मोमिनीन भी कहा जाएगा। ओके। और वो बन जाएगा डेप्यूटी, डेप्यूटी को बोला था खलीफा ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का डेप्यूटी जो कि प्रॉफिट के बिहाफ पे रूल कर रहा है। अब यहाँ पे 4 कैलिफ्स आएंगे मोहम्मद साहब के बाद, 632 AD के बाद 4 कैलिफ्स आएंगे 632 से लेके 661 AD के टाइम पीरियड में। और वो अपनी पावर्स को जस्टिफाई करेंगे इस बेसिस पे कि उनका क्लोज एसोसिएशन था प्रॉफिट साहब के साथ, और वो प्रॉफिट साहब द्वारा बताई गई जनरल गाइडलाइंस के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे अलग अलग खलीफा सक्सेशन पे आएंगे, और उन्हीं के रूल को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कैलिफेट का काम क्या था। कैलिफेट के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उमा। उमा के अंदर जो इतनी बड़ी कम्युनिटी आई थी, उसके अंदर इतने बड़े बड़े ट्राइबल लीडर्स थे, बड़े बड़े सरदार थे। अब आप सोचिए, यहाँ पे प्रॉफिट साहब तो देखिए अभी के लिए है नहीं। जो बड़े बड़े ट्राइबल लीडर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी अथॉरिटी चाहिए ऊपर। कभी प्रॉफिट साहब है नहीं, तो उनके बाद कोई बड़ी अथॉरिटी है नहीं, तो कोई चाहिए उनको कंट्रोल में रखने के लिए। क्योंकि ये जो अरब ट्राइब्स थे इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए पहली बात कैलिफेट बनाई गई, ताकि नीचे की जो अरब ट्राइब्स थी वो कंट्रोल में रहे। दूसरा काम यहाँ पे ये था कि रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को, किसी भी देश को चलाना है तो पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज कौन लेके आएगा, तो कैलिफेट इस बात के पुख्ता इंतजाम करेंगे कि हाँ भाई
रिसोर्सेज बने रहें और कम्युनिटी ये जो चल रही है, उमा जो चल रही है, वो चलती रहे। अब जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है उसके बाद बहुत सारे ट्राइब्स ब्रोक अवे हो गए इस्लामिक स्टेट की। जो इस्लामिक फॉलोअर्स की जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी थी ना, वो इससे ब्रोक अवे हो गए। लेकिन वो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने खुद के प्रॉफिट बना लिए और उमा के मॉडल पे ही वो कम्युनिटीज बनाने लगे। अब यहाँ पे पहले कालिफ जोड़ के आएंगे, इनका नाम है अबू बकर। अबू बकर ने जितने भी रिवॉर्ड्स हुए थे उनको एक सीरीज ऑफ कैंपेन से दबाया। मतलब सेंट्रलाइज्ड कैलिफेट जो बनी थी, जो कि सेंट्रलाइज्ड जो अरब ट्राइबल लीडर्स थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, जिनको कंट्रोल करने की मिली थी, वो ट्राइबल लीडर्स अरब जो कि छोड़ के जा रहे थे इस कम्युनिटी को और अपने खुद के अलग प्रॉफिट्स बना रहे थे, पहली बात तो उनके ऊपर कंट्रोल करना, तो वो किया अबू बकर ने। उसके बाद आते हैं दूसरे खलीफा जिसका नाम है उमार। उमार ने उमा की पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर को कंटिन्यू रखा। तो पहले आप देखिए कि मदीना से जो धर्म शुरू हुआ, मक्का से फिर वो मदीना गया, वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा था। इसको और एक्सपेंड करना, अपने कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स और फॉलोअर्स को और बढ़ाना, ये उमार का टारगेट था। और ये जो कैलिफ थे उमा, इसको ये पता था कि उमा को मेंटेन नहीं किया जा सकता, उमा मतलब कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। तो उमर नाम के सेकंड कैलिफेट को ये मालूम था कि उमा को मेंटेन नहीं किया जा सकता आउट ऑफ द मॉडेस्ट इनकम डिराइव्स फ्रॉम ट्रेड एंड टैक्सेस। तो ट्रेड और टैक्सेस के थ्रू कमाई तो आ रही थी, बट वो कमाई इनफ नहीं थी इतने बड़े पॉलिटिकल अंपायर को चलाने के लिए। इसके लिए एक्सपेडिशनरी रेड्स डालनी पड़ेंगी, मतलब आसपास के इलाके के लोगों पे अटैक करो, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करो, उनके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करो। तो इससे पहली बात तो इस्लाम धर्म बढ़ेगा, दूसरी बात रिसोर्सेज और मिलेंगे, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम चल पाएगा। ये जो रिच बूटी थी जिसको एक रेट के बाद हथिया लिया जाता था, इसको बोला था गनीमा। और इस प्रकार से कैलिफ ने और उसके मिलिट्री कमांडर्स ने ट्राइबल स्ट्रेंथ की मदद से आसपास के इलाकों में कब्जा करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया। और आसपास इलाके किसके हैं? वेस्ट में चले जाइए तो बाइजेंटीन अंपायर है, और ईस्ट में चले जाइए तो ससानियन अंपायर है। अब ये मैप देखिए आप, यहाँ नीचे मक्का मदीना से इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ, पूरे इलाके में फैल गया। अब और आगे अगर ये फैलेगा तो वेस्ट में बाइजेंटीन अंपायर के में घुसेगा और ईस्ट में ससानियन अंपायर में घुसेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी अरेबिक ट्राइब्स की जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, वो धीरे धीरे करके बाइजेंटीन अंपायर से भी लड़ाई में आएगी और ससानियन अंपायर से भी लड़ाई में आएगी। जैसा कि अभी आपने मैप में देखा, बहुत बड़ी टेरिटरीज के ऊपर ये बाइजेंटीन अंपायर और ससानियन अंपायर्स रूल करते थे। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे आपके कैलिफेट के, वो बढ़ते ही जा रहे थे। अब समझिए यहाँ पे धार्मिक लड़ाई भी थोड़ी बहुत हो रही थी। बाइजेंटीन अंपायर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता था और जो ससानियन अंपायर था वो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को प्रमोट करता था। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म इज द एंशिएंट रिलीजन ऑफ ईरान। अब जब अरब इन्वेजन हो रहे थे तो कुछ ऐसी सेटिंग थी कि उस समय पे कहीं ना कहीं ससानियन अंपायर और बाइजेंटीन अंपायर के बीच में काफ़ी लड़ाई हो चुकी थी, और ससानियन अंपायर और बाइजेंटीन अंपायर दोनों की ताकत कहीं ना कहीं कम हो रही थी। और जो अरब ट्राइब्स थी जो कि इस्लामिक बैनर के अंदर यहाँ पे अटैक मार रही थी, उनकी ताकत यहाँ पे बढ़ रही थी। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि थोड़ा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी बन गया, एक प्रकार का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी बन गया, प्लस ससानियन अंपायर में और बाइजेंटीन अंपायर में एरिस्टोक्रेसी भी रिवॉल्ट कर रही थी। होता है ना कि आपके अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार होते हैं जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवॉल्व करते रहते हैं। तो बाइजेंटीन और ससानियन अंपायर की ताकत बहुत कम हो चुकी थी, जिसके चलते ये जो अरब अटैक करने वाले जो लोग थे इनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे हो गया। और इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो आपको ये मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो ग्रीन वाला इलाका है दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम अंडर मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब के रहते रहते ऑलमोस्ट बहुत हद तक ये इस्लाम फैल गया था इस इलाके में। बाद में फैला है 750 एडी तक। आप देख सकते हो कि त्रिपोली से शुरू होके पूरा यहाँ पे ये जो ऑक्सिस नदी नजर आ रही है अमू दरिया, उसके ईस्ट तक पहुंच गया यहाँ पे इस्लामिक अंपायर। पूरा का पूरा इलाका इस्लामिक अंपायर के अंदर चला गया था 750 एडी तक। तो भाई फिर देखते हैं 3 सक्सेसफुल कैंपेन। 637 से लेके 642 एडी तक अरब्स ने लड़ के सीरिया को, इराक को, ईरान को और इजिप्ट को मदीना के कंट्रोल के अंदर ले आया। मदीना मतलब ये जो
इस्लामिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू हुआ था, इसका सेंटर मदीना था। मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल सेंटर मदीना था और रिलीजियस सेंटर था आपका मक्का। फिर यहाँ पे देखोगे कि इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी थी। रिलीजियस फर्वर तो था ही, देवर अटैच्ड विद द बॉन्ड ऑफ रिलीजन, और साथ साथ वीकनेस ऑफ द अपोजिशन। बाइजेंटीन अंपायर अलग अलग वजहों से, ससानियन अंपायर यहाँ कमजोर पड़ चुके थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अरब्स का सक्सेसफुल होना तय था। और उसके बाद आप देखोगे दूसरे कैलिफ उमर के बाद जो तीसरे कैलिफ आया उस्मान, उसने भी कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल किया और लगातार एक्सपेंशन करते रहे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 10 साल के अंदर अंदर ये जो अरब इस्लामिक स्टेट है ना, वो नील से लेके ऑक्सिस नदी के बीच में फैल चुका था। अगर आप देखो तो प्रेजेंट डे जो इजिप्ट है, यहाँ कहीं बहती है आपकी नील नदी, ये पूरी की पूरी आपको नील नदी बहती नजर आ रही। यहाँ से लेके पूरा ये जो अमू दरिया ऑक्सिस नदी थी, पूरा बीच का जो इलाका था ना, ये ऑलरेडी अरब्स के अंदर जा चुका था मोहम्मद साहब के गुजरने के 10 साल के अंदर अंदर। और इन इलाकों में आज की डेट में भी मुस्लिम आबादी और मुस्लिम कल्चर डोमिनेंट और मुस्लिम रूलिंग यहाँ पे है। हाँ, कहीं पे डिक्टेटरशिप के फॉर्म में है, कहीं पे डेमोक्रेसी के फॉर्म में है, कहीं पे डेमोक्रेसी प्लस डिक्टेटरशिप के फॉर्म में है, बट मुस्लिम रूल है। उसके अगर आप बात करो आगे, तो in all the conquered provinces, the caliphs enforced a new administrative structure headed by governors Amir and tribal chieftains Ashraf। जहाँ जहाँ पे भी प्रोविंसेस को कॉन्कर किया गया, कैलिफ्स ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसमें गवर्नर बने अमीर और ट्राइबल chieftains जिसको बोला जाता था अशरफ। जो सेंट्रल ट्रेजरी थी, जहाँ पे पैसा होता था, जिसको बोला जाता था बैत अलमल, ये बैत अलमल उस टैक्सेस से इकट्ठा की जाती थी जो कि मुस्लिम्स देते थे ऑन इट शेयर ऑफ द बूटी फ्रॉम रेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये ट्राइबल मुस्लिम्स रेड करते थे आसपास के इलाके में, उसको जीत लेते थे, तो वहां से जितना भी पैसा लूटा जाता था उसका कुछ परसेंटेज ये लोग सेंट्रलाइज ट्रेजरी में भी जमा करते थे। फिर ये जो कैलिफ्स के जो सोल्जर्स थे, जो कि ज़्यादातर बेदूइन ट्राइब के थे, ये एज ऑफ द डिजर्ट में जो कैंप सिटीज़ थी उसमें रहते थे, जैसे कि कूफा हो गया, बसरा हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, ये अपने नेचुरल हैबिटेट के आसपास ही रहते थे, कैलिफ के कमांड पे रहते थे, कैलिफ जो बोलता था ये लोग वही करते थे। और ये जो रूलिंग क्लास थी, जो सोल्जर्स थे, जब भी कहीं पे रेड होती थी, उससे जो भी बूटी आती थी, जो भी मंथली पेमेंट आता था, जिसको आटा बोला जाता था, पैसे अलग अलग जगहों से, तो कहीं पे गए कब्जा किया, वहाँ के कमांडर को बोला कि ठीक है तुम रूल करते रहो, मंथली पैसा भेजते रहना, तो इसको आटा बोला गया। तो इस रिस्पेक्ट में जो भी पैसा आता था, उसको जो रूलिंग क्लास थी, जो सेंट्रलाइज लीडरशिप थी कैलिफेट की, और जो रेडिंग ट्राइब थी, दोनों के बीच में बांटा जाता था। अब इस पर्टिकुलर डोमेन में जहाँ पे खलीफा का राज था, वहाँ पे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, और इन नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस को अपने अपने राइट्स दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिम्स नहीं थे तो इनको कोई राइट ही नहीं दिए गए थे। तो इनको राइट्स थे प्रॉपर्टी के, इनको राइट्स थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के, बशर्ते ये लोग टैक्स भरते रहे। इनके ऊपर खराज लगाया जाता था, जिजिया नाम का टैक्स लगाया जाता था, तो जो टैक्स दे देता था वो आराम से रहता था, उसको कोई परेशान नहीं करता था। और यहाँ पे ज्यूज और क्रिश्चियंस इनके डोमेन में अंदर रखे थे, और उनको प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स बोला जाता था ऑफ द स्टेट्स, जिसको आप धीमीज भी बोलते हो। इनको ठीक ठाक ऑटोनॉमी दी जाती थी, तो अपने कम्युनल अफेयर्स में, अपने धार्मिक चीज़ों में ये लोग जो करना चाहें वो कर सकते थे। तो खलीफा के राज के अंदर टॉलरेंस भी था, ऐसा नहीं था कि टॉलरेंस नहीं था। शुरुआती दौर में टॉलरेंस था, धीरे धीरे कर देखोगे आपकी कम्युनलाइजेशन होता जाएगा, धर्म के नाम पे एक दूसरे का गला काटना, ये सब चीज़ें शुरू होने लगेंगी। फिर आप देखोगे कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन डिड नॉट कम इजीली। ये बात बड़ी बात है, जब भी आप पॉलिटिकल एक्सपेंशन देखते हो, ये जो इतने बड़े इलाके में अरब्स ने कब्जा कर लिया, ये आसान नहीं था। जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा था ना, तो उमा की यूनिटी बहुत बार थ्रेटेंड हुई। आप समझिए, उमा के अंदर कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स है, अभी उस कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स में अलग अलग ट्राइब्स के बड़े बड़े दिग्गज लीडर, अभी एक लीडर बोल रहा है ये करो, दूसरा लीडर बोल रहा है ये करो, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। एक लीडर बोल रहा है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, दूसरा बोल रहा है मुझे ये वाली गद्दी चाहिए। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि अक्सर कर बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और इन लड़ाइयों के चलते जो सेंट्रलाइज्ड रूल था ना अरब्स का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर भी पड़ा था। ऐसा नहीं था कि आराम से ये लोग एक्सपेंड ही करते जा रहे थे और कोई मुसीबत सामने आई ही नहीं। जब भी पॉलिटिक्स होती है, मुसीबत होती ही होती है। ओके, फिर आप देखोगे कि जो अर्ली इस्लामिक स्टेट बना था, जिसकी जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप थी, दैट वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय कुरैश ऑफ मक्का। और ये कुरैश वही ट्राइब है जिसके प्रॉफिट मोहम्मद साहब खुद थे। तो ये जो कुरैश नाम के ट्राइब थे, इसके थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब। और आप देखोगे कि बाद में ये जो मुस्लिम
एलीट रूलिंग स्ट्रक्चर बना उसमें कुराइश ट्राइब के लोग बहुत डोमिनेंट होंगे। जो तीसरे कैलिफ थे उथमान, 644 एडी से लेके 656 एडी तक जिनका राज था, ये भी आप कह सकते हो कि कुराइश थे। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने मंत्री वगैरह की पोस्ट पे इन्होंने कुराइश ट्राइब के लोगों को ही बैठाया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग ट्राइब्समैन, विद इन ट्राइब्समैन भी थोड़े से इश्यूज यहाँ पे उठने लगेंगे। तो बहुत सारे जो दूसरी ट्राइब्स के लोग थे, दूसरी जगह के जो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो पूरा का पूरा स्टेट मैकन कैरेक्टर का हो रहा है, बाकी ट्राइब्समैन को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। तो आप देखोगे कि इराक में अपोजिशन उठा, इजिप्ट में अपोजिशन उठा, मदीना में अपोजिशन उठा, किसके खिलाफ? सेंट्रल रूल के खिलाफ। चूंकि सेंट्रल में जो अथॉरिटी बैठी है वो कुरैश ट्राइब की है, तो वो दूसरे ट्राइब्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, वो अपने ट्राइब को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके मिनिस्टर रख रहे हैं। जबकि बाकी ट्राइब्स वाले बोल रहे हैं कि भाई हमने भी तो धर्म अपनाया है, हमें भी बराबरी की यहाँ पे आप वैल्यू दो। इस रिस्पेक्ट में उस्मान से इतना परेशान हो गए कि उस्मान को असैसिनेट कर दिया गया, और उस्मान की डेथ के बाद अली बने चौथे खलीफा। फिर अली जिसका राज था 656 एडी टू 661 एडी, उसके बाद भी जो रिफ्ट था मुस्लिम्स के अंदर वो रुका नहीं। मैक्कन एरिस्टोक्रेसी में बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो आपस में लड़ रहे थे, और कई बार तो जंग भी हुई है। अली ने अपने आप को कूफा में स्टैब्लिश किया, और अली के साथ लड़ाई हुई मोहम्मद की वाइफ आयशा की इन द बैटल ऑफ कॉमल 657 एडी। ओके, लेकिन आप देखोगे कि ये जो अली था, अली ने भले ही आयशा वाली ये जो लड़ाई थी, जो जंग थी बैटल ऑफ कैमल, इसको जीत लिया, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि एक फैक्शन था लेड बाय मुवैया। ये किंग्समैन थे उस्मान कैलिफ के और गवर्नर थे सीरिया के, इसको नहीं हरा पाया अली। तो मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी आयशा, इनको तो बैटल ऑफ कैमल 657 एडी में अली ने हरा दिया। लेकिन अली का एक और बैटल हुआ मुवैया के साथ, जो कि उस्मान का किंग्समैन था और सीरिया का गवर्नर था, इसको नहीं हरा पाए। फिर अली जो कि खलीफ थे, उनका सेकंड बैटल हुआ सिफिन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में, जहां पे ट्रूस हो गया, और उस ट्रूस के चलते अली के फॉलोवर्स दो भागों में बढ़ गए। एक वो जो उसके प्रति लॉयल थे, और दूसरे वो जो उसके कैंप को छोड़ के चले गए। जो उसके कैंप को छोड़ के चले गए उसको बोला गया खारजी, और अली को एक खारजी ने ही बाद में मारा एट द मॉस्क ऑफ कूफा। जब अली की डेथ हो गई तो जो अली का बेटा था हुसैन और उसके जो डिसेंडेंट्स थे, अली के फॉलोअर्स ने उसको अगला खलीफा बनाने की बात की। लेकिन अगले खलीफा बनेंगे कौन? मुवैया। अली की डेथ के बाद नेक्स्ट खलीफा बनेंगे मुवैया। ये वही मुवैया है जो सीरिया के गवर्नर थे, जिनको अली हरा नहीं पाए थे। तो ये नेक्स्ट कैलिफ बने 661 एडी में, और मुवैया ने बनाई उमायद डायनेस्टी, और ये उमायद डायनेस्टी 661 एडी से 750 एडी तक चलेगी। इन सब सिविल वॉर्स के देखते हुए आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं अंदर से जो इस्लाम धर्म था, ये जो इस्लाम धर्म का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ये कमज़ोर पड़ रहा था। बट एक्चुअली में आप देखोगे कि बाद में ये जो उमायद कैलिफेट था, इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो इस्लामिक सेंट्रलाइज्ड रूल था, ये और तेज़ी से आगे बढ़ा। फिर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे कि ये जो उमायद्स था, ये उमायद्स भी इट वाज आल्सो अ क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब, और यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन हुआ। सेकंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पे फिर से मुस्लिम रूलर्स ने अपनी बादशाहत को आसपास के इलाकों में शुरुआत कब्जा करने की कोशिश की। हम बात करते हैं द उमायस एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। देखिए, जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज कंक्वेस्ट की गई थी, destroyed the caliphate based on Medina and replaced with their increasingly authoritarian polity। जो कैलिफेट मदीना में बेस्ड था वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। प्रॉब्लम ये थी कि आप बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कब्जा कर रहे हो। अब जब आप बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कब्जा कर रहे हो, तो जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी मदीना से, उसको पॉलिटिकल सेंटर नहीं बनाया जा सकता। मक्का रिलीजियस सेंटर रहा, वो आज तक रिलीजियस सेंटर है, लेकिन अब बात सिर्फ धर्म की नहीं है, अब बात एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की है। एक पूरे के पूरे एम्पायर को चलाने की बात हो रही है यहाँ पे, और इस रिस्पेक्ट में कैपिटल भी बदलेगी और पॉलिटी अथॉरिटेरियन होती जाएगी। जो राजा बैठेगा, वो राजा जो बोल देगा वही होगा। और यहाँ पे उमायद ने बहुत सारे सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स लिए, जिसके चलते उन्होंने उमा के अंदर अपनी ताकत को और अपनी लीडरशिप को पहले स्थापित किया। जो पहला उमायद खलीफ थे मुवैया, इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो दमास्कस में शिफ्ट किया। दमास्कस सीरिया में एक शहर है, और आज की डेट में दमास्कस के हालात खराब हैं, आपको पता ही है। फिर उन्होंने, यानी कि मुवैया ने बाइजेंटीन एम्पायर के बहुत सारे कोर्ट सेरेमनीज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट किया। इनका दिमाग में ये था कि भाई मॉडर्न तरीके से रूल करना पड़ेगा,
तभी इतने बड़े इलाके में रूल कर सकते हैं, इसलिए वो मॉडर्न चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने हेरिडिटरी सक्सेशन लाया, तो अब इनके बाद उनका बेटा ही खलीफा की गद्दी पर बैठेगा। ओके, इस प्रकार के जो इनोवेशंस थे वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक चले। मुआयस ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, ठीक है ना, सॉरी, उमायद ने बहुत लंबे समय तक राज किया, लगभग 90 ईयर्स तक, और उसके बाद 200 सालों तक राज किया अब्बासिद्स ने। अब्बासिद्स में आपको अगली वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ उमायद की बात हो रही है। ये जो उमायद था, इट वॉज एन इम्पीरियल पावर, एक राजा था और वो राजा जो बोल देता था वही होता था। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये लोग एक धर्म के बॉन्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन अब धर्म इंपॉर्टेंट नहीं था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिकल कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट यानी पॉलिटिक्स, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना, लॉयलिटी ऑफ सीरियन ट्रूप्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने लगी थी। और यहाँ पे अब आप देखोगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिश्चियन एडवाइजर्स भी थे, ज़ोरोस्ट्रियन स्क्राइब्स और ब्यूरोक्रेट्स भी थे। स्क्राइब्स समझते हो ना, जो लिखने वगैरह में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, लिखने के काम से जो रिलेट करते हैं। मैंने स्क्राइब्स और आर्ट ऑफ राइटिंग पहले पढ़ाई है। ब्यूरोक्रेट्स भी ज़ोरोस्ट्रियंस थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूलर्स थे वो अपने रूल को जस्टिफाई कौन से बेसिस पे करते थे, तो धर्म के बेसिस पे करते थे। कहीं ना कहीं प्रॉफिट साहब की जो लीनेज थी उसको याद किया जाता था। तो अब आपको पता है कि जो पूरा अरबिक रूल है ये जुड़ा किससे, इस्लाम धर्म को आपने अपनाया है, उस बेसिस पे जुड़ा है। तो जब उस बेसिस पे जुड़ा हुआ है तो इस्लाम धर्म के साथ तो आप जुड़े ही रहोगे, लेकिन अब पॉलिटिसाइजेशन हो गया तो धर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ें भी आ गई थी। फिर उमायस की बात की जाए तो दे अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सप्रेस रेबेलियंस इन द नेम ऑफ इस्लाम। तो जो भी रेबेलियंस होते थे उन रेबेलियंस को इस्लाम के नाम पे दबा दिया जाता था कि भाई इस्लाम अंदर से टूटा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और उन्होंने अपनी अरब सोशल आइडेंटिटी को भी यहाँ पे रिटेन किया। अब्द अल मलिक जिसका राज था 685 से लेकर 705 एडी तक, और उसके सक्सेसर्स के नीचे बोथ अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज को इस इलाके में आगे बढ़ाया गया। अब्द अल मलिक ने अरेबिक को एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाया। उसने एक इस्लामिक कॉइनेज को इंट्रोड्यूस किया। जो गोल्डन दिनार था, जो सिल्वर दिरहम था, जो कि कैलिफेट के समय से ही सर्कुलेट हो रहा था, वो एक्चुअली में बाइजेंटीन और ईरानियन कॉइन्स की कॉपी थी। बाइजेंटीन में इन कॉइन्स को बोला जाता था डेनारियस, ईरान में इनको बोला जाता था ड्राचम। अब इन कॉइन्स पे पहले रहते थे क्रॉसेस, फायर अल्टर्स, ग्रीक और पहलवी इंस्क्रिप्शन होते थे। अभी ससानियन एम्पायर में जो कॉइन मिलेंगे वहां पे आप कह सकते हो पहलवी इंस्क्रिप्शन होंगे, बाइजेंटीन में मिलेंगे तो ग्रीक इंस्क्रिप्शन होंगे। तो इन इंस्क्रिप्शन को हटा के अरेबिक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लगवाए गए। तो अब्द अल मलिक का आप भी कह सकते हो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब्द अल मलिक ने अरब इस्लामिक आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में एक डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम भी बनवाया है। कभी इजराइल का अगर आपका वीजा लगे तो जेरूसलम नाम की जगह पे आपको ये एक डोम नजर आएगा। ओके, बेसिकली इसको बोला गया है डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम। और इस्लाम धर्म में इस डोम की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो डोम है ना जिसको अब्द अल मलिक ने बनवाया है, इसको मेजर वर्क माना जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और इसकी मुस्लिम इंपॉर्टेंस क्यों है, धर्म में इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि बोला जाता है कि प्रॉफिट साहब ने अपनी हेवन की जो जर्नी शुरू की थी, नाइट जर्नी, वो इसी डोम से शुरू की थी। और इसको नाम दिया गया मिराज, नाइट जर्नी टू द प्रॉफिट टू हेवन। तो ये कहाँ से शुरू की थी, इस डोम से शुरू की थी। ये डोम अभी के लिए कहाँ पे है, तो ये डोम अभी के लिए जेरूसलम में। जेरूसलम के ऊपर किसका कब्जा है, इजराइल का कब्जा है। तो ये अलग बात है कि जो एक्सेस है आज की डेट में इस डोम का वो इजराइल स्टेट के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के रिलीजियस लोग हैं, इस्लामिक धर्म के लोग ही इस डोम की देखरेख करते हैं। तो आप जाओ तो एज अ टूरिस्ट आप जाके इस डोम को देख सकते हो इजराइल के अंदर। फिर आगे बात करते हैं अब्द अल मलिक कॉइन रिफॉर्म्स। कॉइन रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के आपको कॉइन्स दिखाए जा रहे हैं। ये जो तीनों कॉइन्स हैं ये दिखाते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम बाइजेंटीन टू अरब इस्लामिक कॉइनेज। सेकेंड कॉइन में आपको एक बर्डेड और लॉन्ग हेयर कैरिफ नजर आ रहा है ट्रेडिशनल अरब रोब्स में। देखिए इसकी बेर्ड है, अरब रोब्स इसने पहन रखे हैं, स्वॉर्ड इसने पकड़ रखी है। तो ये दिस इज एन एक्सटेंट पोर्ट्रेट ऑफ अ मुस्लिम। कौन है ये, तो ये है भैया अब्द अल मलिक। ओके, तो ये गोल्ड दिनार कॉइन है जिसको अब्द अल मलिक ने बनवाया है। अब्द अल मलिक का नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है अरबिक में, और उनकी इमेज भी यहाँ पे बनी हुई है। तो इस रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि बाइजेंटीन अंपायर के समय पे कौन से कॉइन चलते थे, बाइजेंटीन गोल्ड सॉलिडस, जिसको आप डेनारियस ऑरस भी बोलते हो। यहाँ पे एम्परर हिराक्लिस और उनके 2 बेटे नजर आ रहे हैं। अब्द अल मलिक के समय पे ऐसे कॉइन्स है। और बाद में आप देखोगे कि इमेजेस को पोर्ट्रे करना
इस्लाम धर्म में उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, उतना शुद्ध नहीं माना जाता, आइडल पूजा भी नहीं होती है इस्लाम धर्म में। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि बाद के जो कॉइन्स निकल के आएंगे उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे होंगे। ये जो रिफॉर्म दिनार निकल के आया, इट वॉज प्योरली एपिग्राफिक, इस पर कोई भी फोटो नहीं है, उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड ही हैज़ नो पार्टनर शारिक। तो ये थी चीज़ें। आगे वीडियो में मैं आपके साथ शुरू करूँगा द अब्बासिद रेवोल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से लोग इसको लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।